दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार आप उसको देख लो, समझ लो फिर, ताकि आप इस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ लें। ठीक है, तो चलो यार हम स्टार्ट करते हैं आज बॉय और गर्ल से। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। कि भाई जो गाइज आपका यहाँ पे फर्टिलाइज एग होता है या फिर जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई गाइस जो आपका यहाँ पे बेबी रहने वाला है उसका सेक्स आपका क्या रहेगा। आई मीन वो आपका बॉय रहेगा या फिर वो आपकी गर्ल रहेगी। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इस चीज़ को आपको और आगे बताती हैं। फिर कहते हैं दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोजोम इन द फर्टिलाइज्ड एग। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो भी ये आपकी इंफॉर्मेशन गाइज यहाँ पे रहती है, ये आपकी इंफॉर्मेशन एक ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, उसके अंदर रहती है, जिसको गाइज हम क्रोमोजोम भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब आप उस बात को याद करो आपके चैप्टर 8 की, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपके क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं हर एक सेल के अंदर। ठीक है, फिर कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। कि भाई कोई भी आपका यहाँ पे ह्यूमन बींग हुआ, कोई भी इंसान हुआ, उसका जो न्यूक्लियस गाइस होता है ना, उसके अंदर कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर हमें देखने को मिलते हैं क्रोमोजोम्स के। ठीक है, फिर कहते हैं नेम्ड एक्स एंड वाई। और गाइज उनमें से जो आपका यहाँ पे 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर दी सेक्स क्रोमोजोम्स नेम एक्स एंड वाई। और यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे जो गाइस आपके 23 पेयर्स रहते हैं, मतलब कि क्रोमोजोम्स के, इनमें से आपके जो 2 क्रोमोजोम रहते हैं वो रहते हैं आपके सेक्स क्रोमोजोम, जिनको हम यहाँ पे एक्स या फिर वाई के नाम से भी जानते हैं। फिर कहते हैं अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम। कि भाई जो फीमेल होती है वहाँ पे हमें 2 एक्स क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो आपका मेल होता है वहाँ पे हमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम देखने को मिलता है। ठीक है, अब यही कुछ बात आपको आगे मेरे ख्याल से यहाँ पे बताना चाहता है। फिर कहते हैं नेम्ड एक्स एंड वाई, अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम वाइल अ मेल हैज़ एक्स एंड 1 वाई क्रोमोजोम। द गैमेट एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम। सब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके गैमेट्स होते हैं, जैसे कि आपका एग हो गया, स्पर्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही सेट होता है क्रोमोजोम्स का। दी अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोजोम बट स्पर्म हैज़ 2 काइंड्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे एग होता है ना गाइस फीमेल के अंदर, उसके अंदर हर टाइम आपका एक एक्स क्रोमोजोम हो रहता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका स्पर्म होता है उसके अंदर दोनों काइंड के आपके, यानी कि दोनों तरह के आपके क्रोमोजोम देखने को हमें मिलते हैं, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, अब आगे कहते हैं 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोजोम एंड द अदर काइंड हैज़ एन वाई क्रोमोजोम। ठीक है, फिर कहते हैं सी फिगर 10.4 व्हेन अ स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइज द एग द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोजोम एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, फिर कहते हैं इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोजोम टू द एग टू फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि भाई होता क्या है सीन बेसिकली, कि भाई जो आपका मेल का स्पर्म होता है उसके अंदर यहाँ पे दोनों क्रोमोजोम होते हैं आपके एक्स और वाई, और जो फीमेल का एग होता है वहाँ पे आपका एक्स क्रोमोजोम रहता है। ठीक है, अब मानो यार इसमें से आपके जो एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म था उसने आपके एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो यहाँ पे कितने एक्स हो गए? आपके 2 एक्स हो गई। और 2 एक्स किसके अंदर होते हैं गाइस? फीमेल के अंदर। तो फिर आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पे फीमेल बेबी बनेगा। ठीक है, अगर मानो इस वाई वाले क्रोमोजोम ने आपके ने इस एग को फर्टिलाइज कर दिया फीमेल के, तो फिर क्या होगा? एक्स और वाई आपके 2 बन गए, तो फिर आपका कौन से वाला बेबी बनेगा? बॉय वाला। ठीक है, तो ये बात गाइस आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब ये स्पर्म हो गया, एक स्पर्म के पास वाई है, एक के पास एक्स है, और जो ये फीमेल का एग है इसके पास एक्स और एक्स ही है आपका। अब यहाँ पे एक्स एक्स मिलेंगे तो आपकी यहाँ पे गर्ल बन जाएगी, और एस वाई मिलेंगे तो आपके यहाँ पे बॉय बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता है। फिर आगे कहते हैं नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोजोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी। कि भाई यहाँ पे आप इस बात को अब जान चुके हो कि भाई जो फादर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई आगे लड़का पैदा होने वाला है या फिर लड़की पैदा होने वाली है।
द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स फॉर हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाई। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फीमेल को ब्लेम करते हैं कि भाई आपको अगर लड़की पैदा हुई है तो ये आपकी वजह से हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा उसको कोई भी रोल नहीं रहता है, ठीक है। और ये कम्प्लीटली गलत रहता है, ये सारी चीज़ें फादर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है हॉर्मोन्स अदर देन दी सेक्स हॉर्मोन्स, कि भाई सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा हमारे कौन से दूसरे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं लुक एट फिगर 10.3 अगेन द हॉर्मोन्स सिक्रेट बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। कि भाई यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका पिट्यूटरी होता है, जो पिट्यूटरी आपका जो ग्लैंड होता है वो हॉर्मोन्स निकालता है। फिर वो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, आपकी जो ओवेरी होती है, टेस्टिस होती है, उनके ऊपर जाके एक्ट करते हैं, फिर वो दोनों अपने हॉर्मोन्स को यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और पहले ही आप इस बात को जान चुके हो कि भाई जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, आई मीन डक्टलेस ग्लैंड भी उसको हम कह देते हैं। फिर कहता है इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, और ये आपका ब्रेन से अटैच होता है आपका जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। फिर कहता है अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवेरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायरॉयड, पेनक्रियाज एंड द एडर्नल्स। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि भाई आपकी जो टेस्टिस हो गई, ओवेरी हो गई, पिट्यूटरी हो गया, इनको भी छोड़ के आपके बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आपका थायरॉयड हो गया, पेनक्रियाज हो गया और एडर्नल हो गया, ठीक है। अब माय फ्रेंड्स इन सभी की आपको फिगर यहाँ पे दिखा रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई आप में आपके कुछ पेनक्रियाज हैं, कुछ ये देखो आपके यहाँ पे टेस्टिस हो गई, ओवरी हो गई, पिट्यूटरी आपका ब्रेन के पास में, ये लोग बता रही हैं। फिर गाइज यहाँ पे एक पेनक्रियाज है आपका और एक एडर्नल ग्लैंड है, जो कि इनकी पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है बोजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंटी who has a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and बुल्गिंग थ्रोट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो बोझो और पहेली होते हैं वो अपनी आंटी के घर पे जाते हैं, वो एक डॉक्टर होती है, ठीक है। अब उनको एक लड़के की यहाँ पे याद आती है जिसका नेम काका था। उसका जो गाइस थ्रोट था, आई मीन जो गले के पास वाला एरिया था, बहुत थोड़ा मतलब कि आप उसको बड़ा कह सकते हैं, उसका कुछ ऐसा था। Their auntie had told them that Kaka was suffering from the Gitori, a disease of the thyroid gland। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि भाई जब जो उनकी आंटी है वो उसको बताती है कि भाई जो काका है उसको यहाँ पे गिटोरी नाम का कोई डिजीज़ हो रखा है, जो कि आपका थायराइड ग्लैंड के पास होता है। थायराइड ग्लैंड गाइस आपका कहाँ पे होगा, आपकी गले के पास में, ये वाला, ठीक है। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। फिर आगे यहाँ पे कहता है काकाज थायरॉयड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग दी हॉर्मोन्स थायरोक्सिन। इसलिए मतलब कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो काका का जो वहाँ पे हार्मोन होता है ना आपका, इसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, उसका थायरॉयड ग्लैंड वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए उसको ये बीमारी यहाँ पे हो रखी है। देयर आंटी ऑल्सो टोल्ड देम that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormones insulin in the sufficient quantity। अब यहाँ पे बताती है उसकी आंटी कि भाई जो तुम्हारा अंकल है ना उसको भी गाइज यहाँ पे आपकी मतलब कि जो है ना डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो रखी है। वो इसलिए हो रखी है क्योंकि यार जो उसके पेनक्रियाज हैं वो मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे इंसुलिन को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बोजो एंड पहेली देन आस्क देयर आंटी अबाउट द एडर्नल ग्लैंड विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट ह्यूज ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। तभी जो वो दोनों होते हैं अपनी आंटी से यहाँ पे एडर्नल ग्लैंड के बारे में पूछते हैं, क्योंकि यार वो भी वहाँ पे चार्ट के ऊपर उसने लगा रखा होता है अपने क्लिनिक में। दी आंटी टोल्ड देम दैट एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट द हॉर्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सोल्ट बैलेंस इन दी ब्लड। अब यहाँ पे बताती है उनकी आंटी कि भाई जो आपका एडर्नल ग्लैंड होता है वो आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर जो सोल्ट की मात्रा होती है उसको बैलेंस करता है। एडर्नल ऑल्सो प्रोड्यूस द हॉर्मोन्स एडर्नेल। और यहाँ पे जो आपका एडर्नल ग्लैंड होता है वो आपका एडर्नेल नाम का एक हॉर्मोन्स यहाँ पे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इन वेरी एंग्री, एम्बेरस्ड और वरीड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई वो हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में हेल्प करता है जब मानो हमें बहुत गुस्सा आया है या फिर हम बहुत चिंता के अंदर चले गए या फिर हम एम्बेरेंस फील कर रहे हैं, ठीक है।
फिर बताता है थायराइड एंड द एडर्नल सिक्रीट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका एडर्नल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वो तभी अपने हार्मोन्स को छोड़ते हैं जब उन्हें पिट्यूटरी से मैसेज मिलता है, ठीक है। फिर कहता है पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो अपने हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारी नेचुरल ग्रोथ के लिए, यानी कि जो हम बड़े होते हैं, हमारे हाथ बड़े होते हैं, बोन्स बड़ी होती हैं, उन सभी के लिए भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोझो होता है वो कहते हैं आर दीज हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव दे एंटी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे जो बोझों के माइंड में क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं कि भाई ये जो सारे हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, क्या ये बाकी जानवरों के अंदर भी होते हैं, और क्या उनकी रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये कोई हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक निकल के आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। कि भाई जो हार्मोन्स होते हैं इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के अंदर उनकी लाइफ हिस्ट्री को कैसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। You have already learned about the life history of the silk moth and the frog। कि भाई आप पहले ही जान चुके हो कि जो आपका सिल्क मोथ है और आपका जो मेंढक होता है उनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रहती है। The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका कैटरपिलर होता है उसको लाइफ की अलग अलग स्टेज के अंदर से गुजरना पड़ता है एक एडल्ट मोथ बनने के लिए। फिर कहते हैं रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। Similarly, the tadpole passes through certain changes to become a frog, चैप्टर 9। और ऐसे ही जो आपका मेंढक होता है हमने चैप्टर 9 के अंदर सीखा था कि वो कैसे अलग अलग अपनी लाइफ साइकिल के अंदर से यहाँ पे होके गुजरता है। फिर कहते हैं दिस चेंज फ्रॉम लावा टू एडल्ट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो उसके यहाँ पे लावा से एक एडल्ट वो बनता है, जो सारे चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है माय फ्रेंड। अब आगे बोलता है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। कि भाई जो आपका मेटामॉर्फोसिस होता है ना इंसेक्ट के अंदर, उसको इंसेक्ट्स के हार्मोन्स कंट्रोल करती हैं। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। और जो आपके मेंढक होता है उसके अंदर इसको आपका थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। The hormone produced by the thyroid, thyroxine production required the presence of iodine in water। अब आपको आगे बताते हैं कि जो आपका थायरोक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसकी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे वाटर के अंदर आपके आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द वाटर इन विच द tadpoles आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन द सफिशिएंट आयोडीन द tadpoles कैन नॉट बिकेम अडल्ट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जिसके अंदर आपके मेंढक ने अंडे दे रखे हैं पानी के अंदर, अगर उस पानी के अंदर आपके आयोडीन की मात्रा बहुत कम है तो वो आपके जो मेंढक है बहुत जल्दी, या फिर मैं कहूँगी एडल्ट होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब आगे कहते हैं इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गायोट्री कोज्ड बाय द लैक ऑफ थायरोक्सिन। अब यहाँ पे जो बोझो है उसके माइंड में अगेन से क्वेश्चन आता है और वो कहते हैं अपनी आंटी से कि अगर मानो कि जो हम डाइट लेते हैं उसके अंदर आयोडीन की मात्रा पूरी नहीं है, तो क्या जो हमारा यहाँ पे आपको पता है कि थायराइड होता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, क्या वो हमारी बॉडी के अंदर कम रिलीज़ होगा? क्या हमें यहाँ पे गोट्री नाम का जो डिजीज़ उसको हुआ था लड़के को, यहाँ पे काका को, क्या वो हमें भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब बारी आती है एक्टिविटी 10.3 की। तो यहाँ पे कहते हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड सोल्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, किसी मैगजीन की हेल्प से या फिर किसी डॉक्टर की हेल्प से इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की पता करो कि भाई जो हम लेने की कोशिश करो कि जो हम आयोडीन लेते हैं उसकी क्या ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। फिर कहता है यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। और आप इंटरनेट के ऊपर भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ढूंढ सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको गाइज आप यहाँ पे राइट डाउन कर दो, ठीक है। तो चलो यार अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ बातें हमें समझाता है। तो यहाँ पे कहते हैं दी फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्ड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। कि भाई अगर हम अपने फिजिकली और मेंटली बिल्कुल खुश हैं या फिर हम अच्छे हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं, तो वो इंडिविजुअल को हम हेल्थी इंडिविजुअल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet। और यहाँ पे बताता है कि भाई हर एक इंसान को यहाँ पे हेल्थी रहने के लिए
को किसी भी एज का हो सकता है, उसको एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। The person must also observe person hygiene and undertake adequate physical exercise। और यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और जो हाइजीन है गाइज हमें उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर कहता है ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। और यहाँ पे जो हमारी एडोलसेंस की एज होती है, इस एज पे तो गाइज बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें सारे न्यूट्रिएंट्स का लेना, ठीक है, क्योंकि यार ये हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है। फिर आपको आगे बताता है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स, कि भाई जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा यहाँ पे नीड रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं एडोलसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ अ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि भाई जो हमारी एडोलसेंस स्टेज होती है वो स्टेज होती है जब हमारे यहाँ पे ग्रोथ होती है बॉडी की, और मतलब की रैपिड डेवलपमेंट होती है। फिर कहते हैं हेंस द डाइट ऑफ एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड, इसलिए जो हमारी इस टाइम पे डाइट होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से प्लान की गई होनी चाहिए। फिर कहते हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अ बैलेंस डाइट इज रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन दैट द मील्स इंक्लूड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन। अवर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस्ड मील। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आप बैलेंस डाइट के बारे में तो पहले ही जानते हो, आपकी फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो हमारी एक इंडियन मील रहती है जिसमें हमारी रोटी रहती है, चावल रहती है, दाल रहती है और सब्जी रहती है, वो हमारी एक बैलेंस डाइट हम उसको कह सकते हैं। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इट सेल्फ। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका दूध होता है, मिल्क होता है, वो अपने आप में ही एक बैलेंस फूड होता है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। और यहाँ पे बताता है कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें नरिशमेंट देने में हेल्प करते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल नरिशमेंट दैट दे नीड। और यहाँ पे बताता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो भी नरिशमेंट की जरूरत होती है वो उनकी मम्मी का जो दूध होता है वही सारे पूरे कर देता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड and the iron rich food such as leafy vegetable, jaggery, meat, carcass, Indian gooseberry, amla आर गुड फॉर दी एडोलसेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपके जो आयरन बिल्डिंग ब्लड होते हैं, जैसे कि भाई आपके जिसको हम आयरन रिच फूड भी कह देते हैं, आपका जैसे कि भाई जो अच्छे पत्तों वाली वेजिटेबल हो गई, सब्जी हो गई, जगेरी हो गया, मीट वगैरह हो गया, आपका आंवला हो गया, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एडोलसेंट्स के लिए, ठीक है। फिर कहता है चेक आइटम फॉर द लंच एंड डिनर इन योर मील। चेक आइटम मतलब क्या, आप अपने आइटम्स को चेक कर सकते हैं कि भाई आप लंच में कौन से लेते हैं, डिनर में कौन से लेते हैं। इज़ द मील बैलेंस एंड नरिश, क्या जो आपकी मील है वो एक बैलेंस और नरिश है या फिर नहीं है। डज इट इंक्लूड द क्रियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ। क्या इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, क्या इसके अंदर फैट और शुगर भी है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। वट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड। सर मतलब कि जो आपकी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्या वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड हैं या फिर नहीं है। चिप्स एंड पैक्ड और द टाइनी स्नैक्स थ्रू वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, आपके टेस्टी तो बहुत होते हैं लेकिन वो आपकी मील को कभी भी रिप्लेस यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब गाइज हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 10.4। यहाँ पे कहते हैं मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे, आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर आपको बेसिकली करना क्या है कि आप सभी फ्रेंड्स अपना ग्रुप बना लो और लिखो कि भाई कल आपने सारा दिन क्या खाया, मैंने क्या खाया, और फिर देखो कि भाई किसकी बैलेंस डाइट यहाँ पे आपको नजर आती है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 10.5। अब यहाँ पे कहते हैं गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन द फिगर 10.6, प्रिपेयर चार्ट्स और पोस्टर्स एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलसेंट्स। फॉर you may use your creative ideas and present it like an advertisement. You may even organize a competition on this topic। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपकी क्लास के अंदर आप कंपटीशन वगैरह भी कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ पिक्चर्स हम अभी शो करेंगे,
इन सभी फूड्स को अपना एक चार्ट पे बना दो और फिर उसको टांग दो, ताकि भाई आप आओ जाओ तो आपको वहाँ पे दिखाई दे अपनी क्लास के अंदर कि भाई ये जो बैलेंस डाइट है ये हमें लेनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये देखो आपकी मीट की पिक्चर है ये, उसके बाद माय फ्रेंड्स ये है आपकी सब्जियों की, फिर ये है आपके फ्रूट्स की, उसके बाद माय फ्रेंड्स ये है आपकी मिल्क और अंडों की, और उसके बाद माय फ्रेंड्स ये है आपके कुछ न्यूट्रिशनल वाले मतलब कि प्रोटीन वाले फूड की, ठीक है। और ये है गाइस आपकी ग्रेन्स की पिक्चर, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। अब कहते हैं एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, कि भाई हर किसी को दिन में एक बार तो ज़रूर नहाना चाहिए। इट्स इज़ मोर नेसेसरी फॉर द teenagers because the increased activity of the sweat glands sometimes make the body smelly। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो टीन एजर्स होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यार वो सारा दिन मतलब कितने सारे काम करती हैं, थक जाती हैं, तो जो उनका स्वेट निकलता है, आई मीन पसीना आता है, बहुत ज़्यादा आता है बॉडी से। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे, इसलिए जो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को दिन में एक बार तो ज़रूर वॉश करना चाहिए और उसको मतलब कि आपको नहाना चाहिए। कहने की बात यही आपको बताना चाहता है। फिर कहते हैं इट क्लीननेस, इफ़ क्लीननेस इज़ नॉट मेंटेन्ड देयर आर द चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई नहीं रख पाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई गर्ल्स को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए उनके मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान पे, अपने भाई सारे पार्ट्स को क्लीन रखे बॉडी के, और भाई वो डेली नहा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। फिर कहते हैं दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर दी वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और उन लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई पहले ही मतलब कि उनको ये पता लग जाता है कि भाई हमारी मेंस्ट्रुएशन इस टाइम पे होती है, तो उसके लिए पहले ही तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और द क्लीन होममेड पैड्स, और उनको यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स का या फिर जो होममेड पैड्स होते हैं ना बिल्कुल क्लीन, उनका ही यूज़ करना चाहिए। चेंज पैड्स अफेक्ट आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे बताता है कि भाई रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको 4 या 5 घंटे के बाद अपने पैड को चेंज करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे माय फ्रेंड्स आगे आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज के बारे में बताता है और कहते हैं वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी, कि भाई जो शुद्ध हवा होती है उसके अंदर खेलना और कोई भी एक्टिविटी करना फिजिकल हमारी बॉडी को हेल्थी बनाता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स, कि भाई हर एक गर्ल्स और बॉय को बाहर खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए और आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, ठीक है। फिर चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं मिथ्स, टबूज और डूज एंड डोंट डूज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है यू हैव लर्नड हेयर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि भाई अब आप जान चुके हो कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली उसका क्या सीन रहता है, कैसे कुछ वहाँ पे होता है। यहाँ पे कहते हैं देयर आर मैनी रॉन्ग नोशंस विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिसगार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलसेंट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ ऐसे नोशंस होते हैं यानी कुछ हमारी ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं जो हमें कुछ गलत गाइडेंस देती है, ठीक है। अब हम ये नहीं कहते कि सारी प्रथाएं गलत है, लेकिन वो कुछ ऐसा हमें बातें बताती हैं जो कि यार साइंटिफिकली बिल्कुल रॉन्ग होती हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दे के बताएं देयर आर मिथ्स एंड टोबोज रिगार्डिंग दी बॉडली चेंजेस दैट अडोलसेंट्स एक्सपीरियंस, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, यू कैन नाउ आर्ग्यू वाई दे आर मिथ्स एंड नॉट फैक्ट्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई अब आपको समझ में ये सारी बातें आ जाएंगी कुछ एग्जाम्पल्स को देख के कि भाई ये सारी बातें आपकी मिथ क्यों हैं, सच्चाई क्यों नहीं है, ठीक है। अ गर्ल बिकेम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक एट बॉयज़ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। अब कुछ लोग ये क्या कहते हैं कि भाई अगर गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन हो रही है और वो किसी लड़के को देख लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, आपने रिप्रोडक्शन को स्टडी किया, चैप्टर 9 को स्टडी किया, 10 को स्टडी किया है, तो भाई किस बेस पे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ज़रा ये बताओ आप एक बार। तो आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हो कि भाई ये सिर्फ आपकी एक मिथ है, सच्चाई नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहते हैं कुछ लोग कहते हैं दी मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स फॉर हर चाइल्ड, कि भाई जो यहाँ पे लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगी ये किसकी वजह से होता है, मदर की वजह से होता है, कुछ लोग ये मानते हैं। तो भाई कैसे हम कह सकते हैं मदर की वजह से होगा, ये सिर्फ फादर की वजह से होगा, ये भी एक गाइस आपका मिथ है और गलत बात है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट कहते हैं अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, कि भाई उसकी मेंस्ट्रुएशन के दौरान गर्ल को किचन के अंदर काम करने नहीं देना चाहिए। तो बताओ भाई ये बात कहाँ से ठीक है और कैसे हम इसको ठीक कह सकते हैं गाइज, ये भी आपकी एक मिथ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिथ्स एंड टोबोज डिस्कार्ड देम, और ऐसे ही कुछ गाइज आपको और भी बहुत सारे मिथ्स यहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे। तो अब आप सारी बातें यहाँ पे समझ चुके हो। ये जो चैप्टर्स आपके 8th क्लास के अंदर आए हैं ना, इनका मतलब ही ये है कि बच्चों को गाइड कर पाएँ और जो सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उससे उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस करा पाएँ, बता पाएँ, ठीक है। तो गाइज़ अब आपको किसी भी मिथ में फंसने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी चलो यार गाइज़ अब आपको बताते हैं एक्टिविटी 10.6 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कोलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। Did you notice any difference in their fitness and health? Prepare a report on the benefits of the regular exercise. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को कहता है कि आप एक काम करो, अपनी क्लास के बच्चों से पूछो कि भाई आप एक्सरसाइज डेली करते हो या फिर नहीं करते हो। फिर एक रिपोर्ट बनाओ कि भाई कितने बच्चे मतलब कि डेली एक्सरसाइज करते हैं, कितने नहीं करते हैं। फिर आप एक डाटा देखो कि भाई वो उनकी हेल्थ और हमारी हेल्थ कैसी है, जो नहीं करते उनकी हेल्थ कैसी है, जो करते हैं उनकी हेल्थ कैसी है, और क्या बेनिफिट रहते एक्सरसाइज करने के, उनको भी आप राइट डाउन कर दो, ठीक है। बाकी चलो यार अब आपको आगे बताते हैं से नो टू ड्रग्स के बारे में, कि भाई आपको ड्रग्स से हरदम दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं अडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, कि भाई यहाँ पे जब हम ग्रो करते हैं तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा सारे काम करते हैं, पूरे एक्टिव रहते हैं, हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर, तो आपको कन्फ्यूज और इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इफ़ एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई आपको फिर ये बोले कि भाई आप एक काम करो, इस ड्रग को यहाँ पे ले लो, उससे आपकी बॉडी में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो आपको उसको सीधा नो कहना है, नहीं कहना है कि भाई मैं ऐसा कोई ड्रग नहीं लेने वाला जब तक कि कोई डॉक्टर मेरे को नहीं बोलता है, ठीक है। फिर कहता है ड्रग्स आर एडिक्टिव, इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक taking them again and again then harm the body in the long run, they ruin health and the happiness। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो ड्रग्स होते हैं काफ़ी खतरनाक होती हैं, अगर आपने एक बार उनको लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कब वो आपकी आदत यहाँ पे बन चुकी है, और फिर आप उनको छोड़ भी नहीं पाओगे, और जो गाइज यहाँ पे हेल्थ है आपकी उसको भी ख़राब कर देगा, साथ में जो आप खुश रहते हो आपकी खुशी को भी छीन लेगा, ठीक है। फिर कहते हैं यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एड्स विच इज़ कोज्ड बाय द डेंजरस वायरस HIV। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपने एड्स के बारे में भी सुना होगा, जो कि गाइस आपका एक खतरनाक वायरस की वजह से होता है, जिसको हम HIV कहते हैं। फिर कहते हैं दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग दी syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to a infant from the infected mother her milk। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका ये वायरस रहता है ना गाइज, ये आपका ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है, और कई बार क्या होता है अगर आपकी जो मदर है वो इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से यार गाइज बच्ची में भी चला जाता है अगर वो बच्चा उसका मिल्क पीता है तो। This virus can also be transmitted through the sexual contact with a person infected with HIV। अगर आप किसी HIV पर्सन के साथ में सेक्स के साथ में कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हो तो फिर क्या हो सकता है कि वो वायरस आपके पास भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो यार गाइज अब आपको आगे बताते हैं एडोलसेंस प्रेगनेंसी के बारे में। तो यहाँ पे कहता है यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर द बॉयज़, कि भाई जो लीगल एज हमारी कंट्री के अंदर है वो 21 तो बॉयज़ के लिए है और 18 गर्ल्स के लिए है शादी करने की, मैरिज करने की। दिस इज़ बिकॉज टीन एज मदर आर नॉट प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली फॉर द मदरहुड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपकी टीनेजर की जो मदर्स होती हैं वो प्रिपेयर नहीं होती, ना तो मेंटली होती हैं ना फिजिकली होती हैं एक माँ बनने के लिए। अर्ली मैरिज एंड दी मदरहुड कोज दी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन दी मदर एंड दी चाइल्ड। और अगर हम जल्दी शादी कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो वहाँ पे मदर होती है और जो बच्चा होता है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। इट ऑल्सो क्रूशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग वुमेन्स एंड मे कोज मेंटल एगोनी
एंड शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मदरहुड, और वो यहाँ पे रेडी भी नहीं होती एक माँ बनने के लिए और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स, आज के हमारे इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को याद से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में फैला देना, जिससे कि उनको भी घर बैठे बैठे नॉलेज मिल पाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।